नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूं सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें और जल्दी से मुझे बताएंगे कि आपको आवाज़ ठीक से आ रही है। ठीक है, जल्दी से आप सभी लाइव आएंगे प्यारे बच्चों और मुझे बताएंगे कि आपको आवाज़ ठीक से आ रही है, मैं अच्छे से दिख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉपर आवाज आ रही है। ठीक है, बताएंगे एक बार सब कुछ डन है और फिर हम अब स्टार्ट करेंगे आपका अगला चैप्टर। कल मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी, अनुसूचियां आपकी खत्म हो चुकी हैं और प्यारे प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपकी सबसे ज्यादा डिमांड है। संविधान सभा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है प्यारे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये आपको यहाँ पर आज का चैप्टर है आपका, इसको हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सब कुछ डन है। थैंक यू बेटा रिस्पांस करने के लिए। अरुण, सलोनी, रवि, मुस्कान, सत्या, खुशी, रानी, श्रुति, निरंजन, अमन, महेंद्र, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम प्यारे प्यारे से बच्चों। कैसे हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और देख लेते हैं। अच्छा, अभी शेड्यूल्स हैं, ओके। हाँ, आपकी 4 शेड्यूल्स बची हैं, कोई बात नहीं, पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसको शुरू कर लेंगे, लेकिन आपका चैप्टर यही रहने वाला है। चलो 8 शेड्यूल हुई हैं। अब देखिएगा जरा 9th शेड्यूल। ठीक है, 9th शेड्यूल क्या है, 9वीं अनुसूची क्या है, जो मैं आपको हाथ से लिखकर बता रही हूं, केवल नोटबुक में आपको वही नोट करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो 9th शेड्यूल में क्या है? हाँ बेटा करवा रही हूँ, सॉरी बच्चा करवा रही हूँ। 9th शेड्यूल देखिएगा, क्योंकि आपके मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, यानी कि शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी 26 जनवरी 1950 तक। उसके बाद में आपकी जो है 12 अनुसूचियां हुई हैं, यानी कि आपके संविधान में संशोधन हुआ होगा, आपका संविधान अमेंड किया गया होगा। तो 9th शेड्यूल को प्यारे बच्चे क्या किया गया है? हम कहेंगे कि 9th शेड्यूल को एड ऑन किया गया है, इसे प्यारे बच्चे जोड़ा गया है। क्या किया गया है? एड ऑन किया गया, जोड़ा गया। और एड ऑन करने के लिए हमने किया, लिखिएगा हिंदी में, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951, 1951, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। प्यारे बच्चे 8th के बाद जितनी भी शेड्यूल्स हैं सबको जोड़ा गया है, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आपका प्रथम संविधान संशोधन किया गया और इसमें क्या रखा गया है? इसमें रखा गया है मैम लैंड रिफॉर्म्स को, इसमें रखा गया है भूमि सुधार, इसमें रखा गया है लैंड रिफॉर्म्स, इसमें रखा गया है भूमि सुधार। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो इसमें क्या है? लैंड रिफॉर्म्स है, भूमि सुधार है, आपकी 9th नंबर की शेड्यूल में, 9वीं अनुसूची में। किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो आप कहेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951। उसके बाद प्यारे बच्चे आपकी नेक्स्ट शेड्यूल है 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची। और इस 10th शेड्यूल को भी हमने
ऐड ऑन किया है, इसे भी प्यारे बच्चे जोड़ा गया है, ठीक है। और इसे किस संशोधन द्वारा, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, ठीक है। इंग्लिश में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, और ये आपका हिंदी में 52 संविधान संशोधन 1985, ठीक है प्यारे बच्चे। उसके बाद आपका ये जो सब संशोधन किया गया, संशोधन करना किसका काम है, कल मैम आपने बताया था संसद का। आपके संविधान में संशोधन कौन करता है, संसद करती है। और इसमें क्या है प्यारे बच्चे, दल बदल कानून। इसमें क्या है 10th शेड्यूल में, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ है मैम, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है बेटा, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून किसमें दिया गया है प्यारे बच्चे, आप कहेंगे कि 10वीं अनुसूची, शेड्यूल को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अनुसूची। तो 9th में क्या है आपका, भूमि सुधार। 9th कौन सा संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन। और आपका 10th वाला 52nd संविधान संशोधन 1985, और क्या है उसमें, दल बदल कानून। मैम दल बदल क्या होता है, तो आपने सुना है ना दल बदलू, जैसे आपका कोई दोस्त ऐसा होगा जो बहुत दल बदलू होगा, मतलब तुरंत कुछ कहता होगा फिर तुरंत कुछ कहता होगा, तो आप कहते हो कितना दल बदलू है ना। तो ऐसे ही प्यारे बच्चे आपके नेता होते हैं, ऐसे ही आपके मिनिस्टर्स होते हैं। अगर कोई मंत्री बार बार किसी पार्टी को चेंज करता है, जैसे पहले वो बीजेपी में गया, ठीक है, पहले वो किस में गया, बीजेपी में गया, उसके बाद प्यारे बच्चों बीजेपी के बाद में, उसके बाद वो किस में गया, बीजेपी के बाद फिर वो कांग्रेस में चला गया, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के बाद वो आम आदमी पार्टी में चला गया। तो जब कोई नेता बार बार अपनी पार्टी को चेंज करता है, बार बार पार्टी बदलता है, उसे ही क्या कहते हैं, दल बदलू कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, दल बदलू कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट कीजिए यहां तक। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, दल बदलू कहते हैं। या फिर कोई नेता अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करता है, या कोई नेता अपनी पार्टी की बातों को नहीं मानता है, उसे हम क्या कहते हैं, दल बदलू, कि ये तो बड़ा दल बदलू है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे बेटा पार्लियामेंट में। उस समय मैं आपसे पूछूंगी कि दल बदल आपका संविधान की किस अनुसूची में है, तो आप आंसर क्या करेंगे, 10th में है मैम, ठीक है। आगे देखिए, दो और बची आपकी, एक लिखिएगा 11th वाले में हम लोग 11 लोग मिलकर करेंगे पंचायत। इसको भी क्या किया गया है, एड ऑन किया गया, यानी कि जोड़ा गया। अब जोड़ा गया तो संशोधन हुआ होगा, देखिएगा कौन सा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीए का मतलब है संविधान संशोधन, ठीक है। और इसमें क्या रखा गया है, पंचायत रखी गई है, यानी कि 11 लोग मिलकर क्या करते हैं, पंचायत करते हैं। तो इसमें पंचायत से हैं प्यारे बच्चे, इसमें आपकी पंचायत हैं। और ये जो पंचायत होती हैं ये कहां पर होती हैं, गांव में होती हैं। और इस पंचायत के अंदर, पंचायत को कहा जाता है कि पंचायत के जो कार्य करने के लिए विषय होंगे, कार्य विषय, यानी कि इसके जो फंक्शन सब्जेक्ट होंगे, फंक्शन सब्जेक्ट वो कितने होंगे,
आप कहेंगे 29, आप कहेंगे 29। 29 विषय हुए पंचायत के काम करने के लिए, और पंचायत बेटा कहाँ होती हैं? गांव में होती हैं। किस संशोधन के द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और प्यारे बच्चे 12 लोग मिलकर कहाँ पंचायत करेंगे? शहर में। और शहर की पंचायत को कहते हैं नगर पालिका। इसे भी एड ऑन किया गया है, इसे भी जोड़ा गया है। और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट है? 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और इसमें क्या है? तो आप कहेंगे नगर पालिका है मैम, गांव की पंचायत और शहर की नगर पालिका। 1993 नहीं होगा प्यारे बच्चे, संशोधन 1992 में हुआ है और लागू 1993 में हुआ है। प्यारे प्यारे बच्चे आप कंफ्यूज ना हो, ये प्यारे बच्चे लागू कब हुआ है, एग्जीक्यूट कब हुआ है? तो 1993 में। लेकिन संशोधन 1992 में ही हुआ है, ये भी लागू हुआ है 1993 में। अमेंडमेंट का ईयर आपका 1992 है, लेकिन लागू होने का ईयर आपका 1993 है। और इसमें नगर पालिका है, और नगर पालिका के जो कार्य विषय हैं प्यारे बच्चे वो कितने हैं? तो नगर पालिका के कार्य विषय हैं 18। नगर पालिका आपकी शहरों में होती है और पंचायत आपकी गांव में होती है। मैंने 12 शेड्यूल पढ़ाई। अब तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं? 106। 106 संविधान संशोधन हुए प्यारे बच्चे अब तक। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि लागू होने की डेट और संशोधन की डेट अलग अलग हो सकती है। तो वो लागू हुआ है 1993 में, लेकिन संशोधन कब हुआ है? 1992 में। आप इसको चेक करिएगा अच्छे से। तो हमारी 12th की 12th शेड्यूल क्या हो गई? कंप्लीट। 9th शेड्यूल प्रथम संविधान संशोधन 1951 मैंने लिखवाया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार। 10th शेड्यूल 52 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 दल बदल कानून। 11वां शेड्यूल 11वीं अनुसूची पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और 12वां जो है वो आपका 74वां संविधान संशोधन। और प्यारे बच्चों उसमें क्या है? नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 106 हो चुके हैं बेटा, 105 नहीं, 106 अब तक हो चुके हैं। ठीक है, आगे चल सकते हैं। मैम आप रिप्लाई क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे होते हैं, सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चे। और अब हमारा आज का नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, संविधान सभा का निर्माण। हेडिंग देंगे आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए, संविधान सभा का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। उसके बाद मैम हिंदी में भी लिखो, हिंदी में ही तो लिखा है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं केवल हिंदी में लिखो, तो बेटा फिर उनका क्या होगा? जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, कम से कम टफ वर्ड तो मुझे इंग्लिश में लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, टफ वर्ड्स ही आपको ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में मैं लिखूंगी, बाकी हिंदी में ही लिखा मिलेगा। और अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे, पहले मैं जो चैप्टर पढ़ा रही हूं उस पर फोकस करेंगे। और प्यारे बच्चों
आपका चैप्टर से अलग कमेंट होगा तो मैं कमेंट नहीं लूंगी, क्योंकि बाकी कमेंट्स के लिए आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप अपना क्वेश्चन कीजिए, वहां पे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, मेरा घर कहां पे है, मेरी सैलरी कहां पर है, मेरी शादी हुई है या नहीं हुई है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्वेश्चन क्या आएंगे? जो मैं पढ़ा रही हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फोकस्ड होकर। तो संविधान सभा का निर्माण, और ये संविधान सभा जो है प्यारे बच्चे, ये आपका पहला चैप्टर है जो मैंने सिलेबस में लिखवाया है। अब बात ये आती है कि संविधान सभा में मुझे एक वर्ड दिख रहा है, संविधान। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान क्या होता है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान किसे कहते हैं? ठीक है, संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान के बारे में आप सबसे पहले लिखेंगे कि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक वैधानिक दस्तावेज है। एक वैधानिक दस्तावेज है, यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, क्या है ये? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है? आप कहेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें मैम हमें मिलते हैं देखने के लिए रूल्स एंड लॉज, नियम और कानून। नियम और कानून, यानी प्यारे बच्चों, संविधान एक दस्तावेज है, लेकिन दस्तावेज कैसा है? कानूनी दस्तावेज है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। और इस लीगल डॉक्यूमेंट में बहुत सारे रूल्स और लॉज हैं, बहुत सारे नियम और कानून हैं। और ये जो नियम और कानूनों की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये नियम कानून क्या करते हैं। तो ध्यान से सुनना, किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था, किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप यानी कि सिस्टमैटिक वे, सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसमें नियम और कानून होते हैं। नियम और कानूनों के माध्यम से हम किसी भी देश की व्यवस्था को कैसे चला सकते हैं? तो आप कहेंगे कि मैम संविधान के द्वारा चला सकते हैं, क्योंकि अगर नियम कानून नहीं होंगे तो कोई किसी की बात नहीं मानेगा, सब अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे। तो इसलिए हमें अगर किसी देश को सही तरीके से चलाना है, तो उसको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? संविधान की जरूरत पड़ेगी। उसको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? संविधान की। अब लीगल क्या होता है? लीगल का मतलब होता है जिसे कानूनी मान्यता होती है। अगर आप संविधान के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको कोर्ट सजा देगा। आपको कोर्ट क्या देगा? सजा देगा।
ठीक है। और अगर आप उस सजा से बचना चाहते हैं तो आपको संविधान का पालन करना पड़ेगा। जो बातें संविधान में कही गई हैं वो सभी को माननी पड़ती हैं और संविधान आपके देश में सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा। अनुसूचियां पूरी करवा दी मैंने, 12 की 12। ठीक है, तो ये एक वैधानिक दस्तावेज, वैधानिक का मतलब कि अगर इसका पालन नहीं करोगे तो आपको सजा मिलेगी। इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों? ये तो हुआ संविधान। अब बात ये आती है कि हमारा जो भारतीय संविधान है जिसके बारे में हम अपनी क्लास के अंदर पढ़ेंगे, उस संविधान को किसने बनाया और आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की थी? आखिर क्या जरूरत थी हमें संविधान सभा की? जो हमने चैप्टर का नाम लिखा है, और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो मैम चैप्टर का नाम है संविधान सभा। तो ये जो संविधान सभा थी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब बात आती है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमें जरूरत क्यों थी। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई इसकी क्या जरूरत थी, हम इसे क्यों मांग रहे थे और किससे मांग रहे थे। तो प्यारे बच्चों, जिस समय की मैं बात कर रही हूं उस समय भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। और जब अंग्रेजों ने यहां पे अपना शासन चलाना शुरू किया, आपको अजीत सर ने हिस्ट्री में पढ़ाया होगा, तो वो शुरू हुआ था बक्सर के युद्ध से। ठीक है, बक्सर के युद्ध से शुरू हुआ था। और बक्सर के युद्ध से जब उन्होंने शासन शुरू किया तो प्यारे बच्चों, उन्होंने केवल शासन शुरू नहीं किया, उन्होंने क्या किया? शासन शुरू करने के साथ साथ अपने नियम और कानून अपने हिसाब से बनाए। भारतीयों के हिसाब से नहीं बनाए, अपने हिसाब से बनाए। तो भारतीयों ने यह कहा कि एक बात सुनो भैया, तुम इतने नेता बन रहे हो, ये देश हमारा है, इस देश के लोग हमें, तो तुम यहां शासन कर रहे हो, फिर तुमने ऐसे नियम कानून बनाए हैं जो सिर्फ तुम्हें फायदा दे रहे हैं, हम उन्हें क्यों माने? हम तुम्हारे नियम कानून अब नहीं मानेंगे, हमें अपने नियम कानून चाहिए, हम अपने नियम कानून बनाना चाहते हैं। और उसके लिए तुम्हें क्या देना होगा? संविधान सभा देनी होगी। हमारे भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से कहा तुम्हारे नियम कानून नहीं मानेंगे हम, हमारा देश है और हम खुद अपने देश का संविधान बनाएंगे। और अपना संविधान बनाने के लिए हमें एक संविधान सभा चाहिए और वो हमें दो। तो सबसे पहले बात आती है कि संविधान सभा की जो मांग है, ठीक है, ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा की जो मांग है, आखिर वो पहले किसने की? आखिर किसने ब्रिटिश से ये कहा सबसे पहले कि हमें संविधान सभा दो? किसने कहा ब्रिटिश सरकार से कि हमें संविधान सभा दो? लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि विश्व में सबसे पहले किसने संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया? लिखना, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन, ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, लिखिएगा, का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के हेनरी मैन ने किया। प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के हेनरी मैन ने किया। इंग्लैंड के हेनरी मैन ने किया। तो सबसे पहले विश्व में किसने बात की? हेनरी मैन ने। इंग्लैंड के हेनरी मैन ने किया। इंग्लिश में लिखिएगा, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द आइडिया of constituent assembly, the idea of constituent assembly
was first propounded the idea of Constituent Assembly was first propounded by Henry Mann. By Henry Mann. तो ये विश्व में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे पहले वर्ल्ड में संविधान सभा का जो आइडिया था वो किसका था? सर हेनरी मैन का। हेनरी मैन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर हम बात करें, आगे लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, परंतु इसको व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया था। यानी कि थॉट तो इंग्लैंड के व्यक्ति ने दिया, लेकिन इसे अपनाया किसने? तो आप कहेंगे कि सबसे पहले अपनाने वाला था यहां पर अमेरिका और फ्रांस। मैम थॉट भले ही इंग्लैंड के व्यक्ति ने दिया, लेकिन इसे किसने इंप्लीमेंट किया? अमेरिका और फ्रांस ने इसको सबसे पहले व्यावहारिक रूप में अपनाया था, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहां पर कि यहां पे क्या लिखेंगे, बट इट वॉज फर्स्ट एडॉप्टेड in practical form by America and France तो थॉट किसी ने दिया, ठीक है, हेनरी मैन ने, लेकिन अपनाया किसने? फॉर्म बाय अमेरिका एंड फ्रांस। क्लियर है? मैम आप प्लीज पीडीएफ से भी पढ़ाया करो, पीडीएफ भी लेंगे, पीडीएफ भी पढ़ाऊंगी। मैं आपको कई बार बोल चुकी हूं कि प्लीज प्यारे बच्चों इतना भरोसा रखो कि आपको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या बताना है, ये मुझे आपसे बेटर पता है। इतना तो विश्वास आपको रखना पड़ेगा। कब मुझे पीडीएफ लेनी है, कब नहीं लेनी है, ये सब आपसे ज्यादा मुझे पता है। ये चैप्टर क्योंकि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको हाथ से लिखकर बता रही हूं। जब इस चैप्टर के फैक्ट्स आ जाएंगे तो मैं फिर आपको कैसे पढ़ाऊंगी? पीडीएफ से पढ़ाऊंगी। हाँ, ज्यादा टाइम वेस्ट होता है लिखने में दोनों से, तो पीडीएफ भी हम लेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहां पे किसने, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि संविधान सभा का पूरे वर्ल्ड में किसने सबसे पहले आइडिया दिया? हेनरी मैन ने। लेकिन इसे अपनाया किसने? अमेरिका और फ्रांस ने इस आइडिया को अपनाया, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की। अब हम बात करेंगे भारत की। तो बात है अब यहां पर भारत की कि जो हमारा प्यारा भारत देश है, इस भारत देश में जो संविधान सभा की मांग थी, संविधान सभा की मांग, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। जो संविधान सभा की मांग है वो आपकी भारत में हम बता रहे हैं किसने की और किससे की। तो ब्रिटिश सरकार से भारतीयों ने की है, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि संविधान सभा की जो मांग है,
संविधान सभा की मांग हम कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताओ कि संविधान सभा का जो काम है वो क्या होगा, हमें संविधान सभा क्यों चाहिए, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। सलोनी क्लास पे ध्यान दो, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो संविधान सभा का काम आप बताओ कि हमें संविधान सभा क्यों चाहिए, और डिमांड सबसे पहले किसने की, 1895 में, लिखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। और ये कब की गई थी, तो आप कहेंगे 1895 में स्वराज बिल में। किसमें की थी, स्वराज बिल, स्वराज विधेयक में, ठीक है। दूसरी मांग किसने की थी, संविधान सभा का काम क्या है, ये पूछ रही हूं मैं आपसे, क्यों संविधान सभा हमें चाहिए, मैम संविधान बनाने के लिए। संविधान सभा क्यों चाहिए, संविधान निर्माण के लिए, बहुत बढ़िया, अपना देश चलाने के लिए, कानून नियम बनाने के लिए। तो आप सीधा एक लाइन में बोलेंगे संविधान निर्माण के लिए। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक साहब आए, इन्होंने कहा ब्रिटिश सरकार से कि हमें संविधान सभा चाहिए। फिर प्यारे बच्चों, बाल गंगाधर तिलक जी के बाद महात्मा गांधी जी आए, और उन्होंने 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमें संविधान सभा चाहिए। फिर 1924 में प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, एक आपकी पार्टी आई, स्वराज पार्टी, या आपने इतिहास में पढ़ी होगी, अजीत सर ने आपको पढ़ाया होगा। तो 1924 में स्वराज पार्टी ने मांग करी कि हमें संविधान सभा चाहिए। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो स्वराज पार्टी है, इस पार्टी का जो गठन हुआ है, इस पार्टी को जो फॉर्म्ड किया गया, वो कब किया गया, तो आप बताओ, इस पार्टी के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, आपने पढ़ा होगा, आपको इतिहास में पढ़ाया गया होगा। तो आपसे इतनी उम्मीद तो मुझे होगी कि आप मुझे बताएंगे स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था। तो प्यारे बच्चे, इस पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, और इसके गठन करने का जो स्थान था वो था इलाहाबाद। लेकिन आज हम इलाहाबाद को क्या कहते हैं, प्रयागराज। तो प्रयागराज में किया गया, और संस्थापक कौन कौन थे, CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास, और प्यारे बच्चों आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, ये इस पार्टी के संस्थापक थे। और इन लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी को 1923 में बनाया था। और इस पार्टी ने क्या कहा, इस पार्टी ने कहा कि हमें संविधान सभा चाहिए, यानी इसके गठन के 1 साल बाद इसने भी मांग करी संविधान सभा की, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, स्वराज पार्टी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आगे देखिएगा, आगे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगली मांग किसने करी। तो प्यारे बच्चों, अब आपकी अगली मांग की जाएगी 1934 में, और ध्यान रखिएगा यह क्या थी, प्रथम औपचारिक मांग, प्रथम औपचारिक मांग, प्रथम औपचारिक मांग, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल, फर्स्ट फॉर्मल डिमांड, फर्स्ट फॉर्मल डिमांड कब हुई है, 1934 में। बहुत पूछा जाता है किसने की है, एमएन रॉय ने, एमएन रॉय ने। सीधा सीधा फैक्ट आएगा, पहली मांग बाल गंगाधर तिलक ने, 1922 में महात्मा गांधी जी ने, 1924 में स्वराज पार्टी ने, और 1934 में एमएन रॉय ने। बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं एमएन रॉय। मनीष पढ़ाया होगा बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहां पर, हो सकता है आप उस दिन क्लास में ना हो,
उसके बाद प्यारे बच्चों अब आपकी होगी औपचारिक, का मतलब है जो आपकी फॉर्मल तरीके से की जाती है। मतलब आपने फॉर्मली बोल दिया कि हमें संविधान सभा चाहिए, लेकिन अभी अब आपके लिए क्या बोला जाएगा 1935 में। 1935 में प्यारे बच्चे इस डिमांड को करेगी आईएनसी। ये आपको बताया होगा, आईएनसी अजीत सर ने पढ़ाया होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इसको लिखेंगे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसने कब डिमांड की है 1935 में। ठीक है, आईएनसी की स्थापना अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी सुन लो, जैसे आईएनसी। तो आईएनसी की प्यारे बच्चे स्थापना, ठीक है, इसका संस्थापक, यह आपको पता होना चाहिए। तो स्थापना कब हुई है 28 ऑफ दिसंबर 1885 को, और संस्थापक कौन है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम कौन था ए ओ ह्यूम, तो आप कहेंगे सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी। सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी, सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी। यानी रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर। क्या लिखेंगे आप, रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर। रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर कौन था ये ए ओ ह्यूम, एक अंग्रेज, और इसने इसकी स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। और ये स्थापना कब की थी, ए ओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को। और इस कांग्रेस ने मांग कब करी है 1935 में। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हमें संविधान सभा चाहिए, हमें आपसे संविधान सभा चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा आईएनसी, आईएनसी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब बेटा आप देख रहे हो कि 1935 में आईएनसी ने डिमांड की। ठीक है, अब आईएनसी की डिमांड के बाद में आपको एक चीज बता दूं कि आईएनसी ने जब डिमांड की तो उसी समय पर आपका आया था 1935 का। ठीक है, 1935 में क्या आया था प्यारे बच्चे, आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 का एक अधिनियम आया, इंग्लिश में लिखेंगे एक्ट ऑफ 1935। एक्ट ऑफ 1935। अब आप मेरी बात को जरा सुनना यहां से। अभी तक तो मैंने फैक्चुअल चीजें बताई कि किस किस ने और कब कब मांग की है, ये मैंने आपको बताया कि संविधान सभा की मांग किस किस ने और कब कब की है। अब मैं आपको बता रही हूं कि जब ब्रिटिश सरकार यहां पर शासन कर रही थी तो ब्रिटिश संसद कुछ अधिनियम पारित कर रही थी कि भारत में कैसे शासन किया जाएगा और उस शासन को कैसे किया जाएगा, इसके लिए ये अपने एक्ट पास कर रहे थे, जिसमें से इन्होंने एक एक्ट पास किया 1935 में। मैं दोबारा रिपीट करती हूं, 1935 में ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पास किया था, और वो कौन सा है, आपका एक्ट ऑफ 1935, 1935 का अधिनियम। और इस अधिनियम में क्या कहा गया था बेटा, जरा सुनना। इस अधिनियम में कहा गया था कि 1937 में 11 प्रांतों में यानी कि इन 11 प्रोविंस 11 प्रांतों में निर्वाचन
करवाए जाएंगे, करवाए जाएंगे। तो क्या बोला इसने 1935 के अधिनियम में, क्या लिखकर आया था? ये लिखकर आया था मैम, इसमें लिखा था इस अधिनियम में कि 1937 में 11 प्रांतों में निर्वाचन करवाए जाएंगे। बोला कब था? 1935 के अधिनियम में ये बोला गया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहां लिख सकते हो, इस डेट को भी बाद में लिख लेंगे। 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि 1935 के अधिनियम में कि 11 प्रांतों में निर्वाचन करवाए जाएंगे। यहां से इस डेट को हटाई दीजिए। क्या लिखा था इस अधिनियम में? इस अधिनियम में लिखा हुआ था कि 11 प्रांतों में निर्वाचन करवाए जाएंगे। ठीक है, 11 प्रांतों में निर्वाचन कराए जाएंगे। और किस चीज के निर्वाचन होंगे? तो आप लिखेंगे प्रांतीय विधानसभाओं के, प्रांतीय विधानसभाओं के, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए लिखिएगा इंग्लिश में फॉर constituent assembly, for legislative assembly, for legislative assembly of province, प्रांतों की विधानसभाओं के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों? प्रांतों की विधानसभाओं के लिए। ठीक है, प्रांतों की विधानसभाओं के लिए क्या कराया जाएगा? तो आप कहेंगे इलेक्शन। क्या कराया जाएगा? निर्वाचन। निर्वाचन को इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चे इलेक्शन, इलेक्शन बोलते हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्शन 2 तरह के होते हैं। तो कल की क्लास में मैंने ये बताया था कि विधानसभा के लिए कैसे इलेक्शन होते हैं। तो बताओ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट? जल्दी बताइए। मांग किससे कर रहे थे मोहम्मद मतीन जी? अभी मैंने आपको बताया कि मांग कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार का शासन है बेटा। अगर आपको अपने देश में कुछ चाहिए तो आप किससे मांगते हो? सरकार से। आप सरकार से मांग करते हो रोजगार खत्म करो, गरीबी को खत्म करो। तो ये भी किससे मांग रहे हैं? ब्रिटिश सरकार से, क्योंकि उस समय किसकी सरकार है? ब्रिटिश की। क्या होगा? डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है सारे बच्चों ने, और बहुत अच्छे से मुझे आंसर दिया है कि मैम आंसर होगा, कि आंसर होगा यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो कैसे इलेक्शन होंगे? तो प्रांतीय विधानसभाओं में, विधानसभाओं के होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। और प्रत्यक्ष निर्वाचन में वोट कौन करता है? जनता करती है। मैम डायरेक्ट इलेक्शन होंगे कितने प्रांतों के लिए बोला है इसने? 11। प्रांत किसको बोलते हो आप? जिनको आज आप इस समय राज्य बोलते हो, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। उस समय उन्हें बोलते थे प्रांत। ब्रिटिश भारत में राज्यों को क्या कहते थे? प्रांत कहते थे बच्चा। क्या कहते थे? प्रांत कहते थे। तो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। यह निर्वाचन करवाने की बात की गई किस अधिनियम में? आप कहेंगे 1935 के अधिनियम में। अब जितने बच्चे इनडायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कल रिवीजन नहीं किया। तो 11 प्रांतों में किस अधिनियम के अनुसार? 1935। 1935 का अधिनियम आया, उसमें लिखा ब्रिटिश सरकार ने कि 11 प्रांतों में विधानसभाओं के लिए इलेक्शन करवाए जाएंगे। अभी हुए नहीं हैं, करवाए जाएंगे। तो करवाए कब जाएंगे? 1937 में। लिखा किस एक्ट में गया है? 1935 के। क्वेश्चन कैसे आएगा मैम? क्वेश्चन आएगा कि 11 प्रांतों में
11 प्रांतों में जो निर्वाचन हुए विधानसभाओं के, वो किस अधिनियम के अनुसार? तो 1935 के अधिनियम के अनुसार हुए। मैम यहां तक समझ आया बेटा? अगर आया तो थम्स अप कर दीजिए, अगर समझ आया तो थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। अब हम कराएंगे इलेक्शन और देखेंगे कि वो 11 प्रांत कौन कौन से थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्शन, अब हम देखेंगे निर्वाचन। तो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा 1935 के अधिनियम के अनुसार, अधिनियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935, 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में, अब इस डेट को याद रखना, 1937 में 11 प्रांतों में निर्वाचन हुए। क्या हुए हैं? 11 प्रांतों में इलेक्शन हुए। ठीक है, और वो 11 प्रांत कौन कौन से थे मैम? उनका नाम भी लिखो, उनका नाम भी लिखो। अब उस समय जो पार्टी हैं वो कितनी हैं? तो आप कहोगे कि उस समय सबसे फेमस पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी का नाम है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो आपके कांग्रेस के खिलाफ बनी हुई पार्टी थी। इन दो के बारे में ही आपको ज्यादा ध्यान रखना है। तो आप देखना, अब मैंने दूसरी पार्टी का नाम लिया, उसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन पहले 11 प्रांतों के नाम लिखो। पहले 11 प्रांत कौन कौन से थे हमें ये पता होना चाहिए। उन 11 प्रांतों के नाम लिखने हैं आपको। लिखिएगा, पहला प्रांत लिखिएगा मद्रास। ठीक है, पहला प्रांत लिखिएगा, सॉरी, पहला प्रांत लिखिएगा मद्रास, दूसरा लिखिएगा बिहार, तीसरा लिखिएगा उड़ीसा, उस टाइम उड़ीसा ही कहते थे। ठीक है, तीसरा के बाद चौथा लिखिएगा बंबई, जिसे आज आप कहते हैं मुंबई। ठीक, पांचवा लिखिएगा असम, छठा लिखिएगा मध्यवर्ती प्रांत, मध्यवर्ती प्रांत, सेंटर प्रोविंस कहते थे, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस कहेंगे इसको इंग्लिश में, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, सातवां लिखिएगा प्यारे बच्चे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, एक मिनट, एक मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंबई, असम, मध्यवर्ती प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। लिखिएगा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सीमा प्रांत इंग्लिश में लिखिएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, कितने हो गए? 7 हो गए। अब लिखिएगा 8 संयुक्त प्रांत, जिसे आज आप उत्तर प्रदेश कहते हैं। संयुक्त प्रांत, उस समय इसे कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस, और आज आप इसे क्या कहते हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये जो 8 हैं, ध्यान से सुनिएगा, 11 में से 8 प्रांतों में, 8 प्रांतों में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार बनाई, सरकार बनाई। अब दिमाग में क्वेश्चन है कि मैम 3 कौन से थे जहां पर आईएनसी की सरकार नहीं बनी? तो आप कहेंगे
तीन कौन से हैं वो? सिंध, पंजाब और प्यारे बच्चे बंगाल। लिख दीजिएगा, इन तीनों जगह आईएनसी की सरकार नहीं बनी, आईएनसी की सरकार नहीं बनी, क्योंकि प्यारे बच्चों इन जगहों पर या तो कोएलिशन गवर्नमेंट बनी या फिर मुस्लिम लीग की सरकार बनी। आपसे बस यही पूछा जाएगा कि इन निर्वाचनों में कांग्रेस की सरकार कितने जगह बनी, तो 8 जगह। कौन सी 3 जगह नहीं बनी? सिंध, पंजाब और बंगाल में नहीं बनी मैम। अब यहां पे क्या बन गया? कांग्रेस के मंत्रिमंडल कितने राज्यों में बन गए, कितने प्रांतों में बन गए मैम? 8 में बन गए। किस में बन गए? 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपनी सरकार बनाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 11 में से 8 में अपनी सरकार को बनाया। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। क्या प्यारे बच्चों आपको सारा समझ में आ रहा है? क्या यहां तक आपको बात समझ में आई कि किस एक्ट में कहा गया इलेक्शन होंगे, फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन कैसे हुए? डायरेक्ट। किसने भाग दिया? जनता ने भाग लिया। कितनों में कांग्रेस की सरकार बनी? 8 में। किस में नहीं बनी? तो आप कहेंगे सिंध, पंजाब और बंगाल में। 3 को याद रख लो जिसमें नहीं बनी, बाकी सब में तो बनी ही है। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से 11 प्रांत थे बेटा जिस समय ये इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, सिंध कहां पड़ता है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है वर्तमान समय में। लेकिन जब मैं इस समय की बात कर रही हूं, इस समय ये भारत का ही हिस्सा है, क्योंकि अभी भारत का बंटवारा नहीं हुआ। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है। थैंक यू बेटा फॉर योर रिस्पॉन्स प्यारे बच्चे, आपका धन्यवाद। अब देखो मंत्रिमंडल तो बन गया, लेकिन अब होगी दिक्कत। और दिक्कत क्या होगी? शुरू होगा द्वितीय विश्व युद्ध, शुरू होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यही पूरी कहानी गड़बड़ होगी। अब देखना है यहां पर इसने क्या किया। अब यहां पे इसने सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए आगे। आईएनसी ने केवल 28 माह यानी 28 मंथ्स 28 माह शासन किया 28 माह शासन किया तथा 28 माह के पश्चात 28 माह के पश्चात आफ्टर 28 मंथ्स लिखिएगा, कांग्रेस ने मंत्रिमंडल या सरकार, ठीक है, मंत्रिमंडल या सरकार से त्यागपत्र दे दिया। से त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन, रिजाइन दे दिया। और रिजाइन कब दिया? अक्टूबर 1939 में। रिजाइन कब दिया? अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल मैं आपको रीजन बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले इसने इलेक्शन को जीता और जीतने के बाद केवल 28 मंथ्स में ही इसने रिजाइन किया। इसका कारण पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। कल की क्लास में मैं आपको इसका कारण बताऊंगी। यहां तक रिवीजन करके आना और रिवीजन करने के बाद
आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। कोई डाउट है तो उसे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछ लेना। आज के लिए धन्यवाद। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है बेटा तो अपने प्यारी प्यारी सी स्माइल देकर बाय बोलना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।